तो अभी तक हमने बात की कैसे यहाँ पर महाराज छत्रसाल केवल 30 सैनिक लेकर फिदाई खां से युद्ध करते हैं और जहां उनका युद्ध हुआ उसको आज भी बुंदेलखंड में हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर छत्रसाल बुंदेलखंड में दिग्विजय करते हैं। जो खंड खंड हुआ पड़ा था बुंदेलखंड उसको फिर से अखंड बनाते हैं। 82 वर्ष के जीवन में 62 साल तो केवल युद्धों में निकल के महाराज छत्रसाल की 252 लड़ाई लड़ी है महाराज छत्रसाल ने। तो थोड़ी सी हम झलक इस वीडियो में पाएंगे उन लड़ाइयों की। तो यहाँ पर अब छत्रसाल ने डूमघाट का युद्ध जीत लिया, इसलिए पूरे बुंदेलखंड में अब उनका नाम चर्चा में आ चुका है। पूरे ही बुंदेलखंड से उनको जन समर्थन मिलने लगा और धीरे धीरे करके उनकी सेना बढ़ती जा रही। मऊ सहानिया को उन्होंने अपनी छावनी बनाई और अंत तक ये छावनी यहाँ पर सुदृढ़ रूप से उनकी बनी रही। धीरे धीरे करके ये विशाल रूप लेती रही। यहाँ पर महाराज छत्रसाल के एक मन में चोट थी कि उनको अपने माता पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है सहरा से। सहरा मालवा में पड़ता, एक छोटा सा राज्य था। यहाँ पर धंधेरे जाति के राजाओं का शासन था, छोटा सा ही राज्य था, छोटी सी उनकी सेना थी, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया था महाराज चंपत राय के साथ। इसलिए छत्रसाल इन्हें सबक सिखाना चाहते थे। यहां महाराज छत्रसाल अपनी सेना को लेकर दौड़ पड़े सहरा पर आक्रमण करने के लिए। उस समय सहरा पर जो शासक था वो था कुंवर सेन धंधेरा। बड़ा जोर का यहाँ महाराज छत्रसाल आक्रमण करते। पहली चोट धंधेरों पर हुई, धंधेरों से चोट बुंदेलों की कहाँ झेलने वाली थी। यहाँ पर धंधेरे पीछे हटे और अपनी गढ़ी में जाकर शिकवी जो उनकी गढ़ी थी उसमें जाकर उन्होंने आश्रय लिया, अपनी गढ़ी का प्रतिरोध करने लगे। कुंवर सेन धंधेरा अपने सैनिकों को यहाँ मनोबल बढ़ाता और गढ़ी से ही बुंदेलों का प्रतिरोध कर रहा होता। छत्रसाल यहाँ अपने सैनिकों को लेकर गढ़ी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे। इसी बीच में यहाँ पर छत्रसाल ने एक आश्चर्य देखा कि यहाँ धंधेरे जो वीर लड़ रहे थे, सैनिक लड़ रहे थे, उनमें एक वीरांगना भी लड़ रही है। हाथ में धनुष लेकर तरकस अपने कंधे पर बांधे एक वीरांगना भी लड़ रही है। ये वीरांगना कुंवर सेन धंधेरे की भतीजी थी दान कुंवर। बाद में इन्हीं दान कुंवर से महाराज छत्रसाल का विवाह भी होता। लेकिन यहाँ पर युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है, लेकिन घड़ी ढहने को है। अब कुंवर सेन के पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए उसने यहाँ संधि का प्रस्ताव महाराज छत्रसाल के पास भेजा अपने आप को समर्पित करने के लिए। महाराज छत्रसाल ने अपने जीवन में जो सबसे अद्भुत काम किया है वो किया है कि अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया, अपने माता पिता के हत्यारों तक को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे अखंड साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे जो प्रजा के हित में हो, अपने निजी हित नहीं देखे। दम चाहिए अपने माता पिता के हत्यारों को जो साजिश में रत थे उनको क्षमा करने के, तो यहाँ पर क्षमा कर देते। बाद में संधि को दीर्घ बनाने के लिए यहाँ दान कुंवर से विवाह कराया जाता है महाराज छत्रसाल का। तो ये धंधेरों पर विजय प्राप्त की महाराज छत्रसाल ने। इसके बाद फिर छत्रसाल मुगलों की चौकियों पर टूट पड़े। जो मुगल जहां पर काबिज थे, मुगलों के जो फौजदार काबिज थे, उन पर टूट पड़े। सिरोंज के हासिम खां को रौंद दिया। उसके बाद धमोनी के खालिद खां पर आक्रमण किया, लेकिन खालिद खां के पास सेना अधिक थी। पहला युद्ध होता है, यहाँ पर छत्रसाल को पीछे हटना पड़ता, पराजय हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर छत्रसाल अपनी सेना को बटूर कर लाते हैं और खालिद खां को बुरी तरीके से परास्त करके धमोनी के किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते। धमोनी का किला बड़ा मुख्य था महाराज छत्रसाल के लिए, लेकिन खालिद खां की जो पराजय थी उसको सुनकर केशव राय डांगी जो बांसा का था, बांसा मध्य प्रदेश में पड़ता है, सागर से करीब 16 मील की दूरी पर, तो बांसा का केशव राय डांगी जो कि मुगलों का बड़ा हिमाती था, वो यहाँ पर क्रोध में आ जाता है क्योंकि छत्रसाल की विजय बढ़ती जा रही है, उनका प्रभाव बढ़ता जाता है। तो केशव राय डांगी से नहीं झेला। केशव राय डांगी यहाँ पर अपनी सेना को लेकर महाराज छत्रसाल के सम्मुख पहुंच जाता। दोनों ओर ही यहाँ केशव राय, दूसरी ओर छत्रसाल खड़े, लेकिन छत्रसाल नहीं चाहते थे कि अपने ही लोग अपनों को मारे। सेना उसके पास भी बड़ा क्षति होने वाली है यहाँ पर। तब यहाँ पर छत्रसाल समझाते हैं केशव राय को, लेकिन केशव राय नहीं समझता। तब केशव राय यहाँ अंततः महाराज छत्रसाल को चुनौती देता है कि द्वंद्व युद्ध हो जाए, मैं और तुम केवल, यहाँ पर सेनाएं नहीं लड़ेंगी, मुझ में और तुम में से जो भी जीत गया बस विजय उसी की मानी जाएगी, उसी सेना की मानी जाएगी। यहाँ पर छत्रसाल इसको स्वीकार कर लेते, लेकिन केशव राय डांगी बड़ा पहलवान टाइप व्यक्ति था, बड़ा जोर का लड़ाका था। केशव राय डांगी उस समय 45 वर्ष का था, महाराज छत्रसाल की उम्र करीब 26 वर्ष थी। तो यहाँ पर महाराज छत्रसाल स्वीकार कर लेते हैं। पहले मल्ल युद्ध होता, भयंकर युद्ध चला, जैसे मगध में जरासंध और भीम का युद्ध हुआ, वैसा यहाँ पर द्वंद्व युद्ध, ये मल्ल युद्ध छत्रसाल और केशव राय के बीच चलता है। फिर बाद में दोनों तलवार लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। अंततः दोनों ने अपने घोड़े लिए और तीर कमान लेकर एक दूसरे पर तीर बरसाने लगे और इसी में एक तीर जाकर यहाँ लगा केशव राय डांगी को। केशव राय अपने घोड़े से गिर पड़ा। इतनी देर कहाँ थी, यहाँ पर महाराज छत्रसाल अपनी सांग निकाली और दूसरे ही क्षण उसकी गर्दन अलग कर दी। अब गर्दन अलग हो गई केशव राय की, तो केशव राय की जो सेना थी वो टूट पड़ी यहाँ महाराज छत्रसाल पर। लेकिन जैसे ही वहां से सेना बढ़ी, यहाँ से बुंदेले टूट पड़े उस सेना पर। दोनों में भयंकर युद्ध,
महाराज छत्रसाल इस युद्ध में बड़े घायल हुए थे, इतने घायल हुए कि बांसा में उन्हें 2 महीने तक उपचार लेना पड़ा। लेकिन बुंदेलों ने बुरी तरीके से केशवराय की जो सेना थी उसे रौंद दिया। बुंदेलों की यहाँ विजय होती है, महाराज छत्रसाल बांसा में ही 2 महीने रुकते हैं और बाद में फिर केशवराय के पुत्र विक्रमजीत को वहाँ का अधिकार देते हैं। विक्रमजीत बाद में जीवन भर महाराज छत्रसाल का एक तरीके से समर्थक बना रहा। अब यहाँ पर महाराज छत्रसाल मुगल चौकियों को ध्वस्त करते जा रहे हैं। इस बात से तिल मिला गया औरंगजेब ने 1673 में एक सरदार भेजा, रहुल्ला खां, जो दतिया और चचंदेरी इन सब की भी सेना यहाँ सहायता दे रही थी रहुल्ला खां को। तो रहुल्ला खां एक बड़ी सेना के साथ यहाँ महाराज छत्रसाल के सामने पहुंचता है गढ़कोटा में। रणभूमि सज गई दोनों, महाराज छत्रसाल भी यहाँ तत्पर थे रहुल्ला खां से लड़ने के लिए। लेकिन जब युद्ध चला तो रहुल्ला खां भारी पड़ने लगे। रहुल्ला खां के पास तोपें थी और तोपों के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा बारूद भी था। तब यहाँ पर महाराज छत्रसाल ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलता। बल्दीवान को तो वहाँ सेना के साथ छोड़ा, अपनी एक सैनिक टुकड़ी लेकर यहाँ महाराज छत्रसाल सीधे प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पर उसका बारूद था। बारूद का जो रक्षक था वो था समर सिंह। यहाँ समर सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले ही क्षण यहाँ उस बारूद में आग लगा दी जाती है। बड़ा भयंकर धमाका, वो बारूद समाप्त हो गया, तोपें किसी काम की नहीं रही। यहाँ पर मुगलों के पैर उखड़ गए। रहुल्ला खां को बुरी तरीके से यहाँ महाराज छत्रसाल ने रौंद दिया। रहुल्ला खां यहाँ से भाग निकला। 1675 में महाराज छत्रसाल ने यहाँ आक्रमण किया पन्ना पर। पन्ना के जो गौंड राजा थे उनको परास्त करके पन्ना पर अधिकार कर लिया और पन्ना ही फिर बाद में महाराज छत्रसाल की राजधानी रहती है अंत तक। तो ऐसे करके पन्ना में महाराज छत्रसाल स्थित हैं। 1679 तक महाराज छत्रसाल ने अपनी सेना को 10 गुना बढ़ा लिया था, अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ा लिया था। जो बुंदेलखंड के 70 जमींदार, सरदार, छोटे मोटे जागीरदार, ये सब आकर यहाँ महाराज छत्रसाल के साथ मिल चुके थे, उनकी साथ अपने सेनाएं दे चुके थे। इस तरीके से महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड में एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आ चुके थे। औरंगजेब को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब यहाँ औरंगजेब ने एक और यहाँ पर सरदार भेजा, तहव्वर खां। ये तहव्वर खां पहले युद्ध लड़ चुका था मारवाड़ में, मेवाड़ में, बड़ा जंगी आदमी था। तहव्वर खां के साथ एक बड़ी सेना यहाँ महाराज छत्रसाल का दमन करने के लिए भेजी। महाराज छत्रसाल यहाँ उपस्थित है बुंदेलखंड में। एक हमीरपुर के पास जागीर थी सांवर, तो सांवर के जागीरदार ने अपनी बेटी का लगन यहाँ महाराज छत्रसाल के लिए भेजा, क्योंकि वो संबंध स्थापित करना चाहता था महाराज छत्रसाल से। ताकतवर व्यक्ति के साथ सब अपना संबंध जोड़ते हैं। तब यहाँ पर लगन पत्रिका आती है, महाराज छत्रसाल मना भी करते हैं, लेकिन बलदीवान उनको राजी कर लेते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक विवाह था। जहाँ विवाह हो जाता है फिर उसको बाद में साथ देना ही पड़ता है लंबे समय तक। तो यहाँ पर महाराज छत्रसाल जाने को तत्पर होते हैं। दूल्हे के वेश में उनकी पूरी बारात सज जाती है। पूरी सेना ही उनकी बारात के रूप में यहाँ सजकर सांवर के लिए चलती है। बड़ी अद्भुत बारात रही होगी, यहाँ पूरी सेना ही बारात के रूप में जा रही है। महाराज छत्रसाल सांवर पहुंचते हैं। ये बात तहव्वर खां को पता चल चुकी थी। तहव्वर खां ने अपनी पूरी जान लगा दी यहाँ सांवर पहुंचने के लिए। पूरी सेना को लेकर ये सांवर पर टूट पड़ने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर महाराज छत्रसाल मंडप में बैठे हुए हैं, उनका विवाह चल रहा है, पंडित जी वहाँ मंत्र पढ़ रहे हैं। तभी गिद्ध वहाँ पर पहुँचता दौड़ता। गिद्ध ने जाकर बताया कि 4 कोस रह गई है तहव्वर खां की सेना, बस सेना का आक्रमण होने वाला है। महाराज छत्रसाल मंडप में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बलदीवान जो उनके बड़े भाई थे वो उनको रोक देते हैं। जब तक दाऊ है तब तक छत्ता को उठने की जरूरत नहीं है, तुम अपना विवाह संपन्न करो। तो यहाँ पर बलदीवान आदि बुंदेली सेना को लेकर तहव्वर खां से मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता। बड़ा जोर का वहाँ युद्ध होता है। आप स्थिति देखो कि यहाँ पर महाराज छत्रसाल का विवाह हो रहा है और वहाँ पर उनके भाई और उनके सैनिक, बुंदेली सैनिक ये जूझ रहे हैं। यहाँ पर महाराज छत्रसाल की 7वीं भावर संपन्न होती है। बस क्या था, महाराज छत्रसाल भी अपनी तलवार, अपने कवच, धनुष, बाण हाथ में लेकर बस तत्पर हो जाते हैं। अपनी जो बाकी सेना थी उसको लेकर टूट पड़ते हैं यहाँ तहव्वर खां। तहव्वर खां बुरी तरीके से पिस जाता है यहाँ बलदीवान और छत्रसाल के बीच में। तहव्वर खां यहाँ पीठ दिखाकर भाग जाता है। जो भी बची कुची सेना थी उसको लेकर विजय हो जाती है महाराज छत्रसाल। इसलिए यहाँ पर लाल कवि लिखते हैं कि अनी बनी दो बनी आई। अनी किसको कहते हैं? शत्रु को। बनी कहते हैं दुल्हन को, कि दोनों ही सामने उपस्थित थी। अनी भी बनी भी, अनी बनी दो बने आई और दो बरी करी मनमाई, मतलब शत्रु और दुल्हन दोनों थी। दोनों का ही वर्ण यहाँ महाराज छत्रसाल ने किया। इत भावरे बजे सोहाई उत तुर्कंसु मची लड़ाई, मतलब इधर भावर पड़ी और उधर तुर्कों को काट दिया। तो ऐसी गाथा है महाराज छत्रसाल की। लेकिन यहाँ तहव्वर खां पीछे भाग चुका था, अभी भी उसके पास सेना थी। यहाँ पर वो फिर रामनगर में आकर महाराज छत्रसाल से भिड़ जाता, लेकिन फिर यहाँ पर तहव्वर खां को रौंद दिया जाता है। अब यहाँ पर तहव्वर खां कूटनीतिक चाल चलने वाला कि कैसे भी छत्रसाल को उलझा कर
यहाँ पर बंदी बनाया जाए या मौत के घाट उतार दिया जाए। यहाँ पर छत्रसाल से चूक हो गई। वे अपने कुछ सैनिकों को लेकर एक पहाड़ी पर, जिसको आज शहीदी चौपड़ा कहा जाता है, उस चौपड़ का दृश्य निहार रहे थे। मतलब एक पहाड़ी पर थे। यहाँ पर तहवर खान ने उस पूरी पहाड़ी को घेर लिया। धीरे धीरे करके मुगल उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ये बात महाराज छत्रसाल को नहीं पता, लेकिन जैसे उनको भनक लगी, उनके जो साथ में मुट्ठी भर सैनिक थे वे यहाँ पर जूझने लगे। ऊपर से तीर तलवार भाले फेंकने लगे। यहाँ मुगल चढ़ते जा रहे, मुगलों की सेना ज्यादा थी। और जब ये भनक बुंदेली सेना में पड़ी कि महाराज छत्रसाल वहां अकेले उस पहाड़ी पर घेर लिए गए हैं, तब यहाँ पर जो बुंदेली सेना के प्रमुख रक्षक थे उस समय सेनापति थे हरिकृष्ण नंदन और कृपाराम, तीनों ही यहाँ पर दौड़ पड़े अपने अपने सैनिक टुकड़ी को लेकर महाराज छत्रसाल की रक्षा के लिए। अब रक्षा कैसे हो, महाराज छत्रसाल के लिए जूझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुगल सेना ऊपर पहुंच गई तो महाराज छत्रसाल की रक्षा नहीं हो सकती, सेना अधिक है। तब यहाँ पर इन तीनों ही वीरों ने अपने सैनिक टुकड़ी को लेकर पूरा जोर लगा दिया मुगल सेना को बीच में ही समाप्त करने। इसी में बड़ा भयंकर युद्ध चला। हर मोर्चे पर पहाड़ी के यहाँ ये वीर जूझने लगे। इन तीनों वीरों ने उस दिन बड़ा अद्भुत इतिहास रच दिया, क्योंकि ये तीनों ही वीर वीरगति को प्राप्त करेंगे, लेकिन मुगलों को ऊपर नहीं पहुंचने दिए। महाराज छत्रसाल की रक्षा तो वे कर गए, लेकिन खुद वहां शूरगति पा गए। इसलिए उस जगह को आज भी शहीदी चौपड़ा कहा जाता है। बाद में फिर यहाँ पर महाराज छत्रसाल का हमीरपुर के पास तहवर खां से फिर एक मुठभेड़ होती है। बड़ा जोर का यह द्वंद्व चलता है। महाराज छत्रसाल फिर रौंद देते हैं मुगलों को, तहवर खां फिर भाग जाते हैं। भागना आता था तहवर खां अपनी बार बार अपनी भागकर जान बचा लेता, लेकिन अब की बार ऐसा भागा कि फिर लौट के नहीं आया, फिर सीधा अजमेर चला गया। यहाँ पर महाराज छत्रसाल धीरे धीरे करके चारों तरफ दिग्विजय करते जा रहे हैं। और इसी में महाराज छत्रसाल के पूरे जीवन में इन्होंने मुगलों से बार बार संधि करी है। जैसे अब यहाँ पर चिढ़ गया औरंगजेब ने बड़ी सेना भेजी, ग्वालियर से, इलाहाबाद से और एक पहाड़ सिंह गौड़ था। 3 सेना यहाँ संयुक्त करके, और बाद में फिर दतिया, ओरछा, चंदेरी, इनकी भी सेना सम्मिलित कर दी। अब इतनी बड़ी सेना आ रही है, महाराज छत्रसाल अगर लड़ेंगे भी, जीत भी गए, तब भी वे निर्बल हो जाएंगे। तब उन्होंने एक महासंधि प्रस्ताव भेजा औरंगजेब के लिए। औरंगजेब ने संधि प्रस्ताव तत्क्षण मान लिया, क्योंकि औरंगजेब वहां मराठाओं से उलझा हुआ था, यहाँ मेवाड़ मारवाड़ में भी वो उलझा हुआ था। इसलिए उसने बहुत जल्दी से ये संधि मान ली। संधि क्या चली? संधि सिर्फ 1 महीने चली। 1 महीने ही चली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब के जो सरदार थे उन्होंने फिर से बुंदेलखंड में अपना अधिकार शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। जो महाराज छत्रसाल ने जीते थे उनको फिर से उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। तो महाराज छत्रसाल ने उस संधि को फिर से ठोकर मारी और अपने जो विजित प्रदेश थे उनको फिर से उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। संधि टूट गई और धीरे धीरे करके महाराज छत्रसाल फिर यहाँ मुगल चौकी को ध्वस्त करने लगे। 1684 में यहाँ महाराज छत्रसाल ने एक बड़े भूखंड को अपने शासन के नीचे स्थापित कर लिया और यहीं पर फिर 35 वर्ष की अवस्था में महाराज छत्रसाल का राज्याभिषेक किया जाता है पन्ना में उनके गुरु प्राणनाथ के द्वारा, और फिर यहीं पर वे महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। बुंदेलखंड को एक सुदृढ़ शासन देना यहाँ महाराज छत्रसाल, इसलिए उनके बारे में कहा जाता था इत जमुना उत नर्मदा, इत चम्मल उत टौंस, और छत्रसाल से लड़न की रही न काऊ होंस। मतलब महाराज छत्रसाल की राज्य सीमा ये 4 नदियां निर्धारित करती थी। ऐसे करके महाराज छत्रसाल ने बहुत युद्ध लड़े, 62 साल तक युद्ध लड़ते रहे। आप पढ़ो, डॉक्टर भगवान दास गुप्ता ने बड़ा शोध करके पूरा महाराज छत्रसाल का जीवन लिखा है। आपको मैं PDF दे दूंगा नीचे, आप PDF जाकर जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं अगर इनके एक एक युद्ध का वर्णन करूंगा तो वीडियो घंटे भर की लंबी हो सकती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने मुख्य युद्ध वर्णन किए, लेकिन फिर भी बहुत सारे युद्ध थे जो महाराज छत्रसाल ने अपने जीवन में लड़े। 62 साल में 252 लड़ाइयाँ महाराज छत्रसाल की होती रही। और ये लड़ाइयाँ केवल ऐसे नहीं, हम तो ये कह देते हैं कि लड़ाई हुई, लेकिन जब लड़ाई होती होगी उसका बीभत्स स्वरूप वे ही जाने जिन्होंने उस युद्ध को लड़ा, जिन आंखों ने उस युद्ध को देखा। तो महाराज छत्रसाल ने अपना जीवन बड़ा अद्भुत तरीके से जिया। शूरवीर की भांति वे लड़े और मुगलों पर विजय स्थापित की, और इतनी बड़ी विजय थी कि जितना दक्षिण में औरंगजेब जीत नहीं पाया था उतना तो बुंदेलखंड में यहाँ महाराज छत्रसाल ने मुगलों से आजाद करा लिया था। तो यहाँ पर महाराज छत्रसाल का बड़ा सुदृढ़ शासन चल रहा है। अब यहाँ पर अगली वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, लास्ट वीडियो है इस सीरीज की अगली वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे महाराज छत्रसाल पर कैसे आक्रमण करता मोहम्मद बंगस और उनकी रक्षा के लिए कैसे आते हैं यहाँ पर पेशवा बाजीराव। लेकिन यहाँ पर इतिहास कुछ और कहता है, फिल्मों में जैसे हमने देखा वैसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए अगर आपको असली इतिहास जानना है तो अगली वीडियो जरूर देखें। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।